एपिसोड 201 टू 206। जॉर्ज थॉमस अरबपति। कितनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि थी उनकी। उनकी कुल संपत्ति 10 अरब से अधिक थी और वे देश के दिग्गज थे। उनके पास इतनी संपत्ति और संपर्क थे, इसकी कल्पना वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। उनके जैसा शक्तिशाली व्यक्ति ओल्ड मास्टर येट्स की पार्टी में थे। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा। जब उन्होंने जॉर्ज का नाम सुना, तो हॉल और बाहरी प्रांगण में मौजूद सभी लोग चौंक गए। वे सदमे की स्थिति में आ गए। बॉब, पीटर और सैमसन सहित सभी लोग खड़े हो गए। रसेल और कबीर भी इस वीवीआईपी का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। किसने उम्मीद की थी कि जॉर्ज थॉमस आएंगे? हर कोई डरा हुआ था। उनकी आंखों में अशुभ चमक थी। वे सभी एक साथ एंट्रेंस गेट की ओर देख रहे थे। वे बहुत उत्सुक थे कि देश का महान अरबपति दरवाजे पर दिखाई दे। येट्स मैनर के दरवाजे के बाहर कुछ लग्जरी कारें रुकीं। फिर जॉर्ज एक काले रंग की मर्सिडीज से बाहर निकला। उसने ग्रे रंग का टैंक सूट पहना हुआ था और एक बेत थामे हुए था। वह धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। बॉब और उसके साथियों का समूह पहले से ही दरवाजे पर खड़ा था। वे सबसे पहले जॉर्ज थॉमस को आते हुए देखने वाले व्यक्ति थे। ये सचमुच जॉर्ज थॉमस है। बॉब अब और स्थिर नहीं रह सका। वह आगे बढ़ा और जॉर्ज का व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। हालांकि उनकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि जॉर्ज ज्यादा ऊर्जावान दिख रहे थे। उसके चेहरे पर लाली और चमक थी। बॉब ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा, मिस्टर थॉमस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे घर आएंगे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मेरे प्यारे बॉब, मैंने सुना कि आप अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसलिए मैंने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। जॉर्ज ने बॉब से हाथ मिलाया और स्पष्ट रूप से कहा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सभी ने सोचा कि यह येट्स परिवार के लिए भाग्यशाली साल है। उनके यहाँ एक साथ 4 सुखद घटनाएं घटीं और अब अति विशिष्ट व्यक्ति यहाँ ओल्ड मास्टर येट्स को बधाई देने आ रहे थे। लेकिन हर कोई अर्जुन की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए, जो बाहरी आंगन में बैठा था। क्या वह भी अर्जुन के लिए आए थे? यदि ऐसा था, तो उसने एक अप्राप्य कार्य पूरा कर लिया था। वह देश का सबसे अमीर आदमी था। अर्जुन तो बस एक बेकार का कूड़ा था। उसने ऐसा क्या किया कि वह उन जैसे ताकतवर लोगों से संबंध रखता है? इससे पहले उन्हें लगता था कि कबीर की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सब नकली है। अगर ऐसा नहीं था, तो वह एक बेकार आवारा के प्रति इतना सम्मान कैसे दिखा सकता था? फिर अगले ही पल जॉर्ज ने कुछ ऐसा कहा जिससे सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मेरा छोटा बेटा अर्जुन यहाँ है? जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब बॉब ने ये सुना तो उसके हाथ कांपने लगे। वह लगभग गिर पड़ा। एरिक और समूह के बाकी लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान से कोई बड़ा हथौड़ा गिरकर उनके दिलों पर आ गिरा हो। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो कुछ भी उन्हें मालूम था वह सब उनके चारों ओर ढहने लगा था। उन्हें सही होने की उम्मीद नहीं थी। देश के अरबपति जॉर्ज थॉमस भी अर्जुन के लिए यहाँ आए थे। जेस को सुन्नापन महसूस होने लगा था। रसेल, कबीर रनावत और जॉर्ज थॉमस, उन सभी की कुल संपत्ति अरबों से अधिक थी और वे सभी अर्जुन के लिए यहाँ आए थे। क्या वह रीढ़विहीन आदमी सचमुच निकम्मा था? बॉब को होश आया और उन्होंने जवाब दिया, हाँ। फिर वह जॉर्ज को आंगन में ले गया। सभी लोग उसके पीछे चले गए। जॉर्ज ने सभी का अभिवादन किया और बॉब के पीछे हॉल में चले गए। मिस्टर थॉमस, आप दूर से आए हैं। आप थक गए होंगे। आइए, मैं आपके लिए टोस्ट का प्रस्ताव रखता हूं, पीटर ने कहा। उसे जॉर्ज जैसे अरबपति की चापलूसी करनी थी। ये येट्स परिवार के लिए लाभदायक होगा। और साथ ही, यह उनके लिए भी लाभदायक होगा। मैं ओल्ड मास्टर येट्स की पार्टी में कैसे अनुपस्थित रह सकता हूं? जॉर्ज हंसे। फिर उसकी नज़र माया और मिस्टर शर्मा पर पड़ी, जो उनके सामने तिरछे बैठे थे। मिस्टर और मिसेज शर्मा, नमस्ते। ये 2 छोटे छोटे उपहार हैं जो मैं आप दोनों के लिए लाया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें स्वीकार करेंगे। ऐसा कहने के बाद जॉर्ज ने अपने सचिव से कहा कि वह 2 छोटे बक्से निकालकर उन्हें आदरपूर्वक मिस्टर एंड मिसेज शर्मा को सौंप दे। उन दोनों ने उपहार खुशी खुशी स्वीकार कर लिए। माया जी विशेष रूप से बहुत खुश थी। ये देश के सबसे अमीर आदमी का तोहफा था। ये बहुत कीमती होगा। वह अमीर बनने जा रही थी। मेज पर बैठे सभी लोग ईर्ष्या से भर गए। वे माया जी को ईर्ष्या भरी आंखों से देख रहे थे। मिस्टर थॉमस, आप बहुत दयालु हैं।
मैं इतना महंगा तोहफा कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। माया जी ने मना करने का नाटक किया, लेकिन फिर भी उसने अधीरता से बॉक्स को एक तरफ रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर था कि जॉर्ज उसे वापस मांग लेगा। मिसेज शर्मा, आपका दामाद बहुत बढ़िया है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, जॉर्ज ने हंसते हुए कहा। अर्जुन। सभी लोग पुनः सदमे में आ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जॉर्ज जैसे अरबपति उस बेकार चीज की तारीफ करेंगे। ये बहुत अविश्वसनीय था। हर कोई हैरानी में था। यह ओल्ड मास्टर येट्स की जन्मदिन की पार्टी थी। अर्जुन ने कुछ भी नहीं किया था, और किसी तरह वह पार्टी का सितारा बन गया। मिस्टर थॉमस, क्या आपके पास कोई गलत व्यक्ति है? अर्जुन की दयनीय स्थिति देखिए, वह एक निराशाजनक मामला है, जिसे हर कोई नीची नजर से देखता है। पारुल जी को यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो अचानक बोल पड़ी। उन्हें न केवल ये संदेह था कि कबीर नकली है, बल्कि अब उन्हें यह भी संदेह था कि जॉर्ज भी नकली है। वे कौन थे? क्या वे अंधे थे? अर्जुन जैसे दरिद्र मूर्ख से उनका क्या संबंध हो सकता है? मैडम, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। कोई भी मेरे छोटे अर्जुन का इस तरह अपमान नहीं कर सकता। जॉर्ज का स्वर ठंडा था। बॉब भी चिल्लाया, पारुल, चुप हो जाओ। एक और शब्द और तुम यहां से चली जाओगी। पारुल जी ने अपने पिता के गुस्से भरे चेहरे को देखकर अपना मुंह बंद कर लिया। वह एक पक्षी की तरह डर गई थी, जो धनुष की टंकार से ही चौंक जाता है। अब वह अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। माया जी ने चालाकी से ठहाका लगाया। उसने अजीब तरीके से कहा, ओह, हमारा अर्जुन वाकई सबसे अच्छा है। वह आप जैसे अमीर व्यक्ति को भी जानता है, मिस्टर थॉमस। कुछ लोगों के विपरीत, जिनकी बेटी को भगवान जाने कितने पुरुषों के साथ सोने के बाद ही एक अच्छा पति मिला, और वह अभी भी हर दिन दिखावा करने की हिम्मत करती है। कितनी घटिया। बॉब को अपनी दोनों बेटियों की रोजाना की झगड़ों की आदत थी। उन्होंने आवाज उठाई और उन्हें रोका। पारुल जी गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने बाहरी आंगन में खड़े अर्जुन को देखा। उनका दिल गुस्से और ईर्ष्या से भर गया था। अर्जुन ने क्या किया? वह जॉर्ज जैसे किसी व्यक्ति से संबंध होने का दावा कैसे कर सकता है? क्या उसने अपनी पत्नी को बेच दिया? पार्टी में लोगों द्वारा अर्जुन और जॉर्ज के रिश्ते के बारे में पूछना स्वाभाविक था। जॉर्ज के कुछ कहने से पहले ही माया जी ने उन्हें ये सब दिखाने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने बताया कि अर्जुन ने जॉर्ज को बचाया था और वह जॉर्ज का उद्धार करता है। ये सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि, यदि वह जॉर्ज का उद्धार करता होता, तो उसके लिए उज्जवल भविष्य की बहुत संभावना होती। 10 मिनट से भी कम समय के बाद जॉर्ज उठकर बाहरी प्रांगण की ओर चला गया। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। अर्जुन का अभिवादन करने के बाद जॉर्ज अपनी मेज पर बैठ गया। एक पल में कई आंखें अर्जुन पर टिक गईं। उनकी निगाहों में घबराहट, ईर्ष्या, जलन और अविश्वास जैसी जटिल भावनाएं थीं। हालांकि अर्जुन शांत था। उसने इस बारे में शिकायत भी करनी शुरू कर दी। बूढ़े जॉर्ज, आप क्या खेल रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। जॉर्ज ने केवल मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर, क्या आपने मुझे उपहार तैयार करने के लिए नहीं कहा था? ये कैसा है? अर्जुन ने लगभग अपना पैर थूक दिया। जॉर्ज तो उससे भी ज्यादा दिखावा करने वाला था। तेज अर्जुन को देख रहा था और उस क्षण उसे लगा कि वह उसके लिए विदेशी है। यह आदमी कौन था? क्या वह सचमुच एक रीढ़विहीन काया था? वह ये भी समझने लगा कि अर्जुन ने पहले क्या कहा था, मुंबई शहर से येट्स को गायब करने के बारे में कुछ कहा था। क्या यह आदमी सिर्फ इसलिए इतना घमंडी था क्योंकि वह कुछ लोगों को जानता था? तेज चुपचाप शराब पी रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसका दिल असंतोष से धड़क रहा था। तुम तो बस एक बेकार चीज हो। तुम इतने सारे लोगों को कैसे जानते हो? कैसे? ये येट्स मैनर है। तुम जैसे रीढ़विहीन व्यक्ति को यहाँ परेशानी खड़ी करने की अनुमति नहीं है। मैं, एरिक येट्स, आश्वस्त नहीं हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस बारे में सोचते हुए एरिक आंगन से बाहर निकलकर एक कोने में भाग गया। उसने एक नंबर डायल किया और उदास चेहरे के साथ कहा, मयंक लड़कों को लेकर आओ और घर के एंट्रेंस गेट को बंद कर दो। मैं किसी को पीटना चाहता हूँ। मैं उसे अपंग बनाना चाहता हूँ। वहाँ एक औरत भी है। मैं तुम लोगों को उसके साथ कुछ भी करने दूंगा, बशर्ते तुम उसे मार न दो। अर्जुन की बात पर वापस आते हैं। ये स्पष्ट था कि अर्जुन की मेज पार्टी का मुख्य आकर्षण बन गई थी, भले ही वह दरवाजे के पास थी। हर कोई कभी कभी उन पर नजर डालता था।
वे उन्हें ध्यान से देख रहे थे। यहाँ कुछ और समय बिताने के बाद अनिका को थकान महसूस होने लगी। अर्जुन ने उठकर जॉर्ज और बाकी लोगों से कहा, हाँ तो मुझे अब अनिका को वापस भेजना है। अगर आपके पास समय है, तो आप जो चाहें कर सकते हैं। जब अनिका ने अर्जुन की आवाज सुनी, तो उसने उसे घूरते हुए कहा, मिस्टर राजेश, मिस्टर रनावत, मिस्टर थॉमस, मुझे बहुत खेद है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अर्जुन से मुझे वापस भेजने के लिए कहने जा रही हूँ। मैं उसे एक दिन आप सभी से मिलने ले जाऊंगी। जब उन्होंने ये सुना, तो रसेल और कबीर ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं, नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन बहुत व्यस्त है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जॉर्ज ही एकमात्र व्यक्ति था जो शांति से बैठा था। अनिका ने हिचकिचाते हुए अर्जुन की ओर देखा। वह मुस्कुराए और फिर उसके पीछे दरवाजे से बाहर चली गई। जब सबने अनिका को अर्जुन के साथ बाहर जाते देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। वह आदमी अंततः चला गया। थोड़ी देर बाद जॉर्ज, रसेल और कबीर भी चले गए। अंततः येट्स की पार्टी समाप्त हो गई। जब रसेल प्रांगण से बाहर जाने वाला था, तो बॉब ने उसे हॉल में बने ड्राइंग रूम में वापस जाने को कहा। मिस्टर रसेल, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप मेरे लिए कुछ देख सकें। बॉब खुशी से मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और रसेल को थमा दिया। येट्स की तीनों पीढ़ियां कमरे में मौजूद थीं। बेशक, येट्स के रिश्तेदार भी वहां मौजूद थे। स्वाभाविक रूप से, मिस्टर शर्मा भी मौजूद थे। यह क्या है? रसेल ने जब बक्सा उठाया तो वह उत्सुक था। बॉब ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, यह मेरे नाती नातिन की ओर से है। मुझे नहीं लगता था कि इसकी कोई कीमत होगी। लेकिन अब जब आप यहाँ हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसे मेरे लिए देखें। सरल शब्दों में कहें तो बॉब को शक था। वह बक्से से कोई सुराग पाना चाहता था ताकि वह अपने दिल की शंका दूर कर सके। अर्जुन उसे कौन सी मूल्यवान वस्तु दे सकता था? बॉब को अर्जुन और रसेल के रिश्ते के बारे में पता था और वह जानता था कि वे इतने करीब नहीं थे। स्वाभाविक रूप से, अर्जुन के बारे में उसकी धारणा फिर से वैसी ही हो गई जैसी पहले थी। अर्जुन और रसेल एक गैलरी में एक दूसरे से परिचित हुए। वह कूड़ा कचरा बिल्कुल भी उल्लेख के लायक नहीं था। केवल बॉब ही रसेल के मूल्यांकन का इंतजार नहीं कर रहा था। समूह के बाकी लोग भी परिणाम का इंतजार कर रहे थे। रसेल ने मना नहीं किया। उन्होंने डिब्बा खोला और पहली नजर में ही वह जेड की सजावटी अंगूठी की ओर आकर्षित हो गया। यह जेड सजावटी अंगूठे की अंगूठी निश्चित रूप से उच्चतम ग्रेड के जेड से बनाई गई थी। शिल्प कौशल और पॉलिशिंग के स्तर को देखते हुए, यह अंगूठी हाल ही में नहीं बल्कि किंग राजवंश से पहले बनाई गई थी। रसेल ने अपनी जेब से आवर्धक लेंस निकाला और उसे करीब से देखने लगा। इस हरकत से हॉल में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या हो रहा था? क्या अर्जुन की जेड की सजावटी अंगूठे की अंगूठी वास्तव में प्राचीन वस्तु थी? एरिक को लगा कि उसका दिल बैठ गया है। हालांकि, उसने इस विचार से छुटकारा पा लिया। ये सिर्फ जेड का एक टुकड़ा था। ये संभवतः एक प्राचीन वस्तु कैसे हो सकती है? क्या हाल है, मिस्टर रसेल, क्या आपको कुछ दिख रहा है? बॉब ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह बहुत घबराया हुआ था। इतने सालों से उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। उसे नहीं पता था कि वह बिना किसी कारण के इतना घबरा क्यों रहा था। बॉब ये भी अनुमान लगा सकता था कि रसेल आगे क्या कहेगा। रसेल के हाव भाव से बॉब को पता चल गया कि यह सजावटी अंगूठे की अंगूठी किसी सामान्य जेड से नहीं बनी है। ये किंग राजवंश की जेड सजावटी अंगूठे की अंगूठी है। ये सम्राट कियान की भी हो सकती है। रसेल ने अचानक उत्साह से कहा। वह भावुक हो गए थे। उनकी सांसें भी तेज चलने लगीं। यदि यह सम्राट कियान का था, तो यह अत्यंत मूल्यवान होगा। उन्होंने इतने सालों से ऐसा कुछ नहीं देखा था। रसेल को याद आया कि उन्होंने एक सुलेख के टुकड़े के लिए बोली लगाई थी, जो कभी कैपिटल सिटी में सम्राट कियान का था। इसे 30 मिलियन रुपए में बेचा गया था। इस जेड सजावटी अंगूठे की अंगूठी का मूल्य निश्चित रूप से 30 मिलियन से अधिक था। यह एक मूल्यवान खजाना होना चाहिए। किंग राजवंश, सम्राट कियान। बॉब दंग रह गए। रसेल के हाथ में जेड की सजावटी अंगूठे की अंगूठी को देखते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक क्षण में ही हॉल में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। यहाँ तक कि माया जी जैसे लोग जो प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, वे भी जानती थी कि यह अत्यंत मूल्यवान वस्तु है।
क्योंकि उन्होंने सुना था कि यह वस्तु किंग राजवंश के सम्राट कियान की थी। एरिक का चेहरा उतर गया। क्या उस बेकार आदमी ने सचमुच बूढ़े मालिक को कुछ कीमती चीज दी थी? उसे पैसे कहाँ से मिले? चाली, क्या वह चीज कीमती है? माया जी ने मिस्टर शर्मा को धक्का देकर पूछी। यदि यह बात उस समय की होती तो माया जी उस अंगूठे की अंगूठी को वापस लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अर्जुन बहुत ही खर्चीला था। दुनिया में देने के लिए बहुत सारी चीजें थीं और फिर भी उसने वह चीज दे दी जो कभी सम्राट कियान की थी। मिस्टर शर्मा का चेहरा लाल हो गया था। वह बहुत चाहते थे कि वह झपट कर उसे देखे। उन्होंने उत्साह से कहा, मूल्यवान। ये बहुत मूल्यवान है। 2 साल पहले सम्राट कियान की सुलेख की एक कृति 30 मिलियन में बिकी थी। क्या 30 मिलियन? माया जी उत्साह से चिल्ला उठी। एक पल में सबका ध्यान माया जी पर गया। उसने अपना मुंह ढक लिया और अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। हालांकि माया जी अपने दिल में अर्जुन को गालियां दे रही थी। कितना घटिया आदमी है, कितना लुटेरा है। 30 मिलियन। हालांकि अगले ही सेकंड में रसेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओल्ड मास्टर येट्स, मुझे लगता है कि इस अंगूठी की कीमत $30 मिलियन से अधिक है। 30 मिलियन से अधिक। ये खबर कमरे में हलचल मचा रही थी। बॉब की सांसें तेज चल रही थीं। उस अंगूठे की अंगूठी को देखते हुए उनका चेहरा लाल हो गया था। वह संतुष्टि से मुस्कुराए और बोले, आप हमें इसका अनुमान क्यों नहीं देते, मिस्टर रसेल? कुछ देर सोचने के बाद रसेल ने उंगली उठाई और गंभीरता से कहा, कम से कम 100 मिलियन। 100 मिलियन। जब माया जी ने ये सुना तो वह वहीं बेहोश हो गई। वह पीछे की ओर गिर पड़ी और फर्श पर गिर गई। शुक्र है कि मिस्टर शर्मा काफी फुर्तीले थे। उन्होंने माया जी को जल्दी से एक तरफ ले जाने में मदद की। उन्होंने उसके फिल्ट्रम को दबाया और होश में आने से पहले उसे पानी पिलाया। माया जी पूरी तरह से लंगड़ी हुई थी। उनके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे और वह नाराजगी से बड़बड़ा रही थी, अर्जुन, ओह अर्जुन, तुम बहुत खर्चीले हो। तुम्हें वह अंगूठे वाली अंगूठी कहाँ से मिली? इसकी कीमत 100 मिलियन है और तुमने इसे ऐसे ही दे दिया। माया जी उबल रही थी। वह अंगूठी को घूर रही थी और उसे निगलना चाहती थी। यदि अर्जुन ने इसे उसके पिता को नहीं दिया होता, तो यह उसकी होती। 100 करोड़, अरे बाप रे, कोई रास्ता नहीं, उन्हें इसे वापस लेना ही था। माया जी ने बीमार होने का नाटक करने का फैसला किया। उन्होंने घुरघुराहट के साथ अपनी छाती की ओर इशारा किया। बॉब अपनी बेटी की छोटी छोटी तरकीबें कैसे नहीं बता सकते थे। उन्होंने उसे ठंडी निगाहों से देखा और चिल्लाए, माया, चूंकि अर्जुन ने यह मुझे दिया है, इसलिए ये येट्स का है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम्हें बस पारुल से कहना चाहिए कि वह तुम्हें वापस भेज दे। जब माया जी ने ये सुना, तो उन्होंने और दिखावा करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी पीठ सीधी की, उनका चेहरा घृणा से भर गया। हालांकि पारुल जी को ईर्ष्या हो रही थी, फिर भी उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई जब उन्होंने देखा कि माया जी को इससे कोई फायदा नहीं मिल सकता। बॉब ने कांपते हाथों से रसेल से अंगूठी ले ली। वह उसे बहुत कीमती समझता था। 100 करोड़। अर्जुन ने उसे इतनी महंगी चीज कैसे दे दी? एरिक, आरोन और जेस सभी हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या अर्जुन पूरी तरह से बेकार कूड़ा नहीं था? उसने अंगूठे की अंगूठी कैसे खरीदी? एरिक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उस आदमी को ऐसा खजाना कहां से मिला? बकवास, बकवास। वह गुस्से से भरा हुआ था। एरिक एक तरफ गया और उसके गिरोह से जल्दी आने का आग्रह किया। जेस भी जिज्ञासु थी। वह बहुत कोशिश करने के बाद भी स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। यह आदमी और क्या छुपा रहा था? उसी समय, उसने एरिक को कोने में अकेले खड़े होकर अपने फोन पर बात करते हुए देखा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। एरिक क्या कर रहा था? कुछ देर सोचने के बाद, उसने अपना फोन निकाला और अनिका को मैसेज भेजा कि वह सावधान रहे। रसेल ने सबके हैरान चेहरों को देखा। वह भी असहाय महसूस कर रहे थे। वे नहीं जानते थे कि 100 मिलियन की कीमत वाली अंगूठी अर्जुन के लिए महज एक खिलौना थी। मिस्टर कपूर ने पहले भी उनसे अपनी पहचान गुप्त रखने को कहा था। रसेल ने जल्दी से समझाया, मुझे लगता है कि अर्जुन ने यह अंगूठी किसी प्राचीन वस्तु बाजार से खरीदी होगी। इस आदमी की नज़र बहुत तेज है। उसने टैंग यिन की फ्रेंड्स एंड स्प्रिंग माउंटेन पेंटिंग भी प्राचीन वस्तु बाजार से ही खरीदी थी। उसे मिल गया। क्या हो रहा है? बॉब हैरान थे। रसेल ने संक्षेप में समझाया, इससे पहले कि सभी को स्थिति समझ में आती।
अर्जुन के प्रति उनका संदेह भी गायब हो गया। ये बात सामने आई कि बेकार कचरा हमेशा बेकार ही रहेगा। उन्हें लगा कि अर्जुन की कोई गुप्त पहचान है। कौन जानता था कि यह सिर्फ अंधा भाग्य था। कितना भाग्यशाली कमीना। रसेल के चले जाने के बाद बॉब ने अपने लोगों से अंगूठे की अंगूठी हटाने को कहा। पूरा परिवार एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। वह काया अर्जुन बहुत मूर्ख था। हो सकता है कि उसे अंगूठे की अंगूठी का असली मूल्य भी पता न हो। वास्तव में, एक निकम्मा व्यक्ति किसी मूल्यवान वस्तु का वास्तविक मूल्य नहीं जान सकता, भले ही वह उसके सामने ही क्यों न हो। एरिक ने अर्जुन को और भी अधिक नीची नज़र से देखना शुरू कर दिया। वह अपने पूरे जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया। माया जी और मिस्टर शर्मा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने येट्स मैंशन भी छोड़ दिया। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। 100 मिलियन। ये 100 मिलियन है। चार्ली, अर्जुन वास्तव में चाहता है कि हम गुस्से से मर जाएं। घर लौटते समय माया जी अर्जुन को गालियां देती रही। वह उबल रही थी। बस, बहुत हो गया। उसने इसे पहले ही दे दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे वापस मांग सकती हो? मिस्टर शर्मा ने असहाय होकर कहा। बेशक, क्यों नहीं। वह उपहार अर्जुन की ओर से था, इसलिए ये हमारा है। ये येट्स को क्यों मिलना चाहिए? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। तुम्हें पहले वापस जाना चाहिए। जब तक मुझे अंगूठी नहीं मिल जाती, मैं वापस नहीं जाऊंगी। माया जी ने अपना मन बना लिया था। आखिरकार, उन्होंने अपनी घमंडी प्रवृत्ति को सिर्फ 1 या 2 दिन में नहीं विकसित किया था। वह इतनी मूल्यवान चीज को कैसे त्यागने को तैयार होगी? वापस अर्जुन की ओर, अनिका और अर्जुन उस कार में बैठ गए जिसे कबीर ने उनके लिए तैयार किया था। कार के अंदर, अनिका बहुत ही संयमित था। आखिरकार, सामने की सीट पर बैठा व्यक्ति देश का भूमिगत राजा था। अर्जुन को पता था कि अनिका को उसकी पहचान पर संदेह है। इसलिए उसने जल्दी से पूछा, कबीर, धन्यवाद। आप मुझे अस्पताल भेज सकते हैं? कबीर चौंक गया, लेकिन वह समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। जब तुम खाली हो तो मेरे साथ चाय पीने आओ। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, कपूर। क्या बात है? अनिका उत्सुक थी। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी हुई थीं और उसने उसकी कमर पर चुटकी काटी। उसने अपने होंठ काटे और बुदबुदाया, अर्जुन, जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें मुझे ये सब समझाना होगा। अर्जुन को उसकी आंखों में देखने के बाद पता चल गया कि वह क्या सोच रही है। उसे लगा कि वह मुसीबत में है। कबीर, मुझे लगता है कि हमारे कुछ अनुयायी हैं। जब वे गांव से बाहर जाने वाले थे, तो ड्राइवर को कुछ गड़बड़ नजर आई। कपूर, तुम उनके साथ क्या करने जा रहे हो? कबीर ने रियरव्यू मिरर की ओर देखा और पूछा। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, उन पर ध्यान न दें। वह अनुमान लगा सकता था कि इसके पीछे कौन है, लेकिन वह अभी दुश्मनी नहीं करना चाहता था। कबीर ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला, लेकिन पलक झपकते ही पीछे से आ रही 2 वैन ने उनका पीछा किया। उनमें से एक वैन ने उन्हें टक्कर मार दी और मर्सिडीज बेंज को रुकना पड़ा। 2 वैन से 7 से 8 टैटू वाले हटे कट्टे आदमी उतरे। उनके हाथ में चमगादड़ जैसी दिखने वाली चीजें थीं। तुम कमीने, निकल जाओ, निकल जाओ अभी। गिरोह का नेता एक छोटा सा आदमी था। वह बहुत हिंसक लग रहा था। उसने अपनी स्टील की बैट मर्सिडीज बेंज पर मारी और अंदर बैठे लोगों की तरफ इशारा किया। वह इधर उधर घूमते हुए दहाड़ रहा था। कपूर, चुपचाप बैठो, मैं इसे संभाल लूंगा, कबीर ने कहा और एक नंबर डायल किया। उसने फोन पर ठंडे स्वर में कहा, नेड, मैं येट्स विला के एंट्रेंस गेट पर हूँ। अपने आदमियों को लेकर आओ। ये कहने के बाद उसने अपनी टोपी और सूट जैकेट उतार दी। उसने दरवाजा खोला और अपने आदमियों के साथ बाहर चला गया। अर्जुन भी मुस्कुराया और बाहर निकल गया। अनिका उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने उसे कार के अंदर ही रखा। अनिका को यह नहीं देखना चाहिए था कि आगे क्या होने वाला है। तुम में से कौन कमीना अर्जुन कपूर है? यहाँ से चले जाओ। लीडर का नाम मयंक था। वह येट्स विला के इस इलाके का स्थानीय दबंग था। वह इस इलाके में बेइंतहा अत्याचार करता था। वह बहुत ही दबंग और दबंग था, जबकि उसे लगता था कि वह एक बड़ा आदमी है। उसके हाथ में स्टील का बल्ला था और उसका चेहरा द्वेष से भरा हुआ था। उसने अपना बल्ला मर्सिडीज बेंज के हुड पर पटक दिया और चिल्लाया, क्या हुआ? क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? क्या तुम सब बहरे हो? अर्जुन कपूर को यहाँ से बुलाओ और मेरे सामने झुको।
और उस महिला को भी जिसका नाम अनिका शर्मा है। यहाँ से बाहर आओ और मेरे साथ वापस जाओ ताकि लड़के तुम्हारे साथ मस्ती कर सकें। अगर नहीं, तो तुम में से किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। क्या तुम मरना चाहते हो? मिस्टर और मिसेज कपूर का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कबीर आगे बढ़ा और ठंडे चेहरे के साथ बोला, क्या तुम जीने से ऊब गए हो? वह इस इंडस्ट्री में था और देश में इतने लंबे समय से काम कर रहा था, इसलिए उसे मयंक जैसे स्थानीय गुंडे से डर नहीं लगा। वह बस इस बात से नाराज था कि वे अर्जुन का अपमान कर रहे थे। लानत है, तुम कौन हो? क्या बोलने की तुम्हारी बारी है? तुम मरने वाले हो और तुम अभी भी इतने जिद्दी हो। मयंक ने कबीर को सिर से पैर तक देखा। हालांकि कपड़े पहनने के बाद तुम बिल्कुल इंसान जैसे दिखते हो। क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम घुटने टेक कर मुझसे दया की भीख नहीं मांगोगे? मेरा नाम कबीर रनावत है। तुम मुझे कौन समझते हो? कबीर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। जब मयंक ने नाम सुना, तो वह पहले तो चौंक गया। फिर, उसने अपना पेट पकड़ लिया और ठहाका लगाकर हंसने लगा। उसने अपना स्टील का बल्ला घुमाया और अहंकार से कबीर की ओर इशारा किया। कबीर रनावत, तुम एक अप्सरा की तरह दिखते हो और तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि तुम कबीर रनावत हो। क्या तुम जानते हो कि कबीर रनावत कौन है? वह मेरे बॉस का बॉस है। वह देश का अंडरग्राउंड किंग है। मयंक अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसे इस तरह के बेवकूफ से सामना करना पड़ेगा। अरे, बेवकूफ! दूसरों को ये बताने से पहले कि तुम कबीर रनावत हो, खुद को आईने में देखो। कबीर होने का दिखावा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम सच में कबीर रनावत हो, तो मैं तुम्हारा पोता हूं। कितने बड़े शब्द! तुम अपनी कब्र खुद खोद रहे हो। कबीर का चेहरा उतर गया जब उसने मयंक के पेट पर लात मारने के लिए पहला कदम उठाया। मयंक को उम्मीद नहीं थी कि वह पहले कदम उठाएगा। इसलिए उसने लात खाए और लड़खड़ाते हुए कुछ मीटर पीछे चला गया, फिर स्थिर हो गया। उसे पेट में दर्द फैलता हुआ महसूस हुआ। मयंक ने दांत पीसते हुए अपना पेट रगड़ा और गुस्से से चिल्लाया, तुम सब अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, उन सभी को अपंग बनाओ। सबसे पहले अर्जुन कपूर को अपंग बनाओ। उस औरत को नंगा करो और उसे वापस ले जाओ। एक क्षण में, लोगों का एक समूह हथियार लहराते हुए उनकी ओर दौड़ पड़ा। अंत में, कबीर और उसके 3 आदमियों ने इन सभी गुंडों को 5 मिनट से भी कम समय में हरा दिया। वे सभी दर्द से जमीन पर तड़प रहे थे। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाया और उन्हें कई बार लात मारी। वह उनके दर्द को और बढ़ा रहा था। बाकी सभी को कबीर और उसके आदमियों ने संभाल लिया। बेशक, कबीर आज जिस मुकाम पर है, उसका कारण उसका हुनर ही है। उसने अपने सभी आदमियों को खुद चुना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मयंक और स्थानीय गुंडे उनके विरोधी होने के लायक नहीं थे। बताओ, तुम्हें ऐसा करने का आदेश किसने दिया? कबीर ने मयंक के चेहरे पर पैर रखा और उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। मयंक दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। भाड़ में जाओ, मैं नेड का आदमी हूं। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, तो नेड तुम्हें माफ नहीं करेगा। मयंक जिद्दी था। उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था। नेड सदरलैंड। कबीर ने नाक भान सिकोड़ी और कहना जारी रखा, वह मेरे सामने खड़े होकर भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। नाटक करना बंद करो। जब वह यहाँ आएगा, तो मुझे यकीन है कि तुम्हें अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है, तो तुम मुझे जाने दोगे। मयंक लगातार गालियां बक रहा था। वह गुस्से में था। फिर कबीर ने उसके चेहरे पर लात मारी और उसकी नाक से बहुत खून बहने लगा। जब मयंक और अधिक गालियां देने वाला था, तभी 4 रेंज रोवर्स तेजी से आईं और सड़क के किनारे अचानक रुक गईं। पलक झपकते ही, लगभग 6 फीट 2 इंच का एक आदमी कार से बाहर निकला। वह बहुत बड़ा था और मांसपेशियों से भरा हुआ लग रहा था। वह बहुत मजबूत दिख रहा था। उसके पीछे खड़ी गाड़ियों से 7-8 आदमी उतरे। उस बलिष्ठ आदमी ने तेजी से दृश्य को देखा। उसकी आंखें डरावनी थीं। नेड। जब उसने उस आदमी को देखा, तो ऐसा लगा जैसे मयंक को उम्मीद दिख गई हो। वह खुशी से चिल्लाया, नेड! यहाँ! मुझे बचाओ, नेड! नेड की नज़र मयंक पर थी जो जमीन पर पड़ा था। कबीर के पैर ने उसे जमीन पर मजबूती से पकड़ रखा था। हालांकि, नेड ने उसे अनदेखा करना चुना। सभी की चौंकती निगाहों के सामने नेड कबीर के पास गया और 90 डिग्री का सिर झुकाया। उसने कहा, कबीर,
मैं अपने आदमियों को यहाँ लाया हूँ। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? कबीर का चेहरा तटस्थ था। उसने शांति से सिर हिलाया। कबीर, इस समय ऐसा लग रहा था जैसे मयंक ने उस पर जादू कर दिया हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख या सुन रहा है। मयंक बहुत उलझन में था, खासकर जब उसने नेड को कबीर के बगल में विनम्रता से खड़ा देखा। उसे लगा कि दुनिया के बारे में उसका नजरिया बिल्कुल गलत था। उसे खुद से नफरत हो गई थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगने लगी। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी समझ सकता है कि इस समय क्या हो रहा है। उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में देश का भूमिगत राजा कबीर रनावत था। मिथक, किंवदंती, अपने बॉस का बॉस कबीर रनावत। मयंक नेद से विनती कर रहा था कि वह उसे कबीर से मिलवा दे, लेकिन उसके पास अभी भी योग्यता नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस दिन वह कबीर से मिलेगा वह इन परिस्थितियों में होगा। क्या भगवान उसके साथ मजाक कर रहे थे? वह खत्म हो गया। मयंक का चेहरा पीला पड़ गया। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था और वह बहुत घबराया हुआ था। जब वह पूरी तरह से उलझन में था और सोच रहा था कि स्थिति को कैसे बदला जाए, तो देश का भूमिगत राजा विनम्रतापूर्वक दूसरे युवक के पास गया और झुककर प्रणाम किया। उसने पूछा, मिस्टर कपूर, आपको क्या लगता है कि हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? मिस्टर कपूर, लानत है। क्या वह युवक अर्जुन कपूर था? वह आदमी जिसे एरिक अपंग बनाना चाहता था। ये देखकर मयंक पूरी तरह सदमे में आ गया। ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। एरिक येट्स, तुम मुझे मार डालोगे। मयंक की नज़र में कबीर ऐसा व्यक्ति था जिससे उसे सम्मानजनक दूरी बनाए रखनी थी। वह अंधेरे और उजाले दोनों पक्षों से जुड़ा हुआ था। उसके पास बहुत सी चीजों पर बहुत ज्यादा शक्ति थी। यदि वह अपना पैर पटक दे तो पूरा देश हिल जाएगा। अब, ये व्यक्ति उस युवक के प्रति बहुत सम्मानपूर्ण व्यवहार कर रहा था। वह उसके आसपास बहुत सावधान भी रह रहा था। कबीर जिस तरह से उसके साथ व्यवहार कर रहा था, उससे वह उस युवक की पहचान का अनुमान लगा सकता था। वह अब बुरी तरह मरना चाहता था। जैसे ही उसने उस युवक को अपनी ओर आते देखा, मयंक का दिल उछलकर उसके गले में आ गया। क्या एरिक ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? अर्जुन ने ठंडे स्वर में पूछा। मयंक ने जल्दी से सिर हिलाने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, एरिक ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। प्लीज सर, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं अंधा था, मैं मूर्ख था, मैं मरने लायक हूँ। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस अपना गुजारा करना चाहता था। प्लीज मुझे माफ कर दें, सर। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और अपनी ठुड्डी खुजाई। ऐसा लग रहा था कि वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर, उसने कहा, तुमने अभी मेरी पत्नी का अपमान करने के लिए क्या कहा? मयंक ने रोते हुए कहा, मैं मरने के लायक हूँ। मैं 1000 बार मरने के लायक हूँ। मैं गलत था, सर। कृपया मुझे माफ कर दें। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके लिए सबसे कठिन परीक्षणों से गुजरने को तैयार हूँ। मैं आपकी हर बात मानूंगा, सर। जब वह ये कह रहा था, मयंक जमीन से उठा और अपने चेहरे पर बार बार थप्पड़ मारने लगा। उसने खुद को तब तक थप्पड़ मारे जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं निकलने लगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे पता था कि उसकी मौत और भी भयानक होगी। अर्जुन ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मेरे लिए येट्स पर नजर रखना। वे जो कुछ भी करेंगे, उसकी रिपोर्ट मुझे देना। ठीक है। मयंक ने तुरंत सहमति जताई। ठीक है, एरिक को मेरे लिए उपहार लौटाने का कोई अवसर ढूंढो। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है ना? अर्जुन ने ठंडी हंसी में कहा। मयंक कांप उठा और सहमत हो गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और झुककर प्रणाम करने लगा। उसने कहा, मैं समझ गया। चिंता मत करो, मिस्टर कपूर। मैं पूरी तरह समझ गया हूँ। मैं ये काम अच्छे से करूँगा। उसके इतना कहने के बाद अर्जुन और कबीर कार में बैठकर चले गए। यह बाधा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। अर्जुन ने आखिरी समय में ही मयंक को येट्स की निगरानी करने के लिए कहने के बारे में सोचा। कारण ये था कि वह येट्स परिवार से नाखुश था। वह सोच रहा था कि क्या उसे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कोई बात नहीं, उसे बस ऐसे ही रहने देना चाहिए। यदि एरिक ने कुछ भी करने का निर्णय किया तो अर्जुन को एक रात में येट्स को खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वे शहर वापस आ गए। वे पूरे दिन कार में बैठे रहे।
अर्जुन ने हॉस्पिटल जाकर अहाना को देखने से पहले अनिका को आराम करने के लिए वापस लाया। अगले दिन अर्जुन अपनी कंपनी में इधर उधर घूमता रहा। फिर उसने 30 मिलियन का निवेश किया और रिया को उसका ख्याल रखने को कहा। गोफर डिलीवरी सर्विसेज मुंबई में डिलीवरी सेवाओं के आधे के लिए जिम्मेदार थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। BMW बाइक के साथ डिलीवरी भेजना बहुत ही बढ़िया था। अपने कार्यालय से बाहर निकलने के बाद अर्जुन ने कुछ देर सोचा और कैंडल लाइट डिनर पर जाने का निर्णय लिया। उसने एक फ्रेंच रेस्तरां चुना। जब वह रेस्तरां में दाखिल हुआ तो उसे कुछ ही दूरी से एक आवाज सुनाई दी। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों हो? उसने अपना सिर उठाया और देखा कि दो औरतें एक दूसरे का हाथ थामे हुए उसकी तरफ आ रही हैं। उनमें से एक दूसरी से लंबी थी। वह उन्हें जानता था। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो वे उसके पुराने सहपाठी थे। योलांडा, अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। ओह, ये तो आप ही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे यहाँ मिलूंगा। योलांडा यूनिवर्सिटी में मशहूर ब्यूटी क्वीन थी। वह बेहद चुलबुली भी थी। वह लंबी और दुबली थी और उसके चेहरे के भाव भी उतने ही खूबसूरत थे। उसका शरीर बहुत खूबसूरत था और वह जापानी पत्रिकाओं के कवर पेज पर आने की क्षमता रखती थी। जब उसने अर्जुन को देखा तो वह अचंभित रह गई। फिर उसका चेहरा उपहास और व्यंग्य से भर गया। अर्जुन ने उस समय भी उसका पीछा किया था जब वे विश्वविद्यालय में थी। हालांकि वह सफल नहीं हुआ। योलांडा को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे पैसे वाले आदमी पसंद थे। वह एक बेवकूफ साइकिल पर हंसने की अपेक्षा BMW में रोना पसंद करेगी। हाँ, बहुत दिनों से नहीं मिली, अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। उसके और योलांडा के बीच गलतफहमी थी। जब वे यूनिवर्सिटी में थे तो उसने योलांडा से अनिका को अपना प्रेम पत्र देने के लिए कहा था। हालांकि इस प्रक्रिया में एक बड़ी गलतफहमी हो गई और योलांडा को लगा कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। क्यों? तुम्हारी पत्नी अनिका कहाँ है? वह तुम्हारे साथ नहीं आई? योलांडा ने ठहाका लगाया। उसने अनिका को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। योला, वह कौन है? वह तो बहुत ही साधारण दिखता है। तुम ऐसे किसी व्यक्ति को कैसे जानती हो? योलांडा के बगल में बैठी छोटी महिला ने उसका मजाक उड़ाया। उसने अर्जुन के प्रति अपनी घृणा को छिपाने की भी कोशिश नहीं की।